डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं ये समाकलन में काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है। इस मेथड के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपने इनको बार बार पढ़ना है, क्योंकि एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएंगे। इन्हें अच्छे से याद करना। तो टॉपिक का नाम है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। अब कब हम इस भिन्न द्वारा समाकलन करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि किन फलनों में ये भिन्न लगेगी, कि इस विधि के द्वारा हम इनमें समाकलन कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग लिखा गया है, साधारणतः इस विधि का प्रयोग होता है यदि हर में गुणनखंड बन रहे हों और इसमें फलन जो होगा आपका केवल बीजीय फलन होगा, जिनमें सिर्फ और सिर्फ x हो, हर में संख्या गुणा के रूप में मिले। और जब हम उनका समाकलन करेंगे तो हमें आंशिक भिन्न विधि का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा यदि आपका फलन चरघातांकी हो, त्रिकोणमितीय हो और वो हर में गुणा के रूप में आए, तो इन फलनों को बीजीय फलनों में बदलना पड़ता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, दो संख्या गुणनफल के रूप में हो, चाहे वो चरघातांकी फलन है जैसे e की पावर x है या sin x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, तो उनको आप टी लेट कर लो, उसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करने के बाद उस संख्या को आप बीजीय फलन में बदल सकते हो। तो कब हम इस भिन्न द्वारा समाकलन करेंगे, सीधी सीधी बात ये कि इस भिन्न द्वारा समाकलन होगा यदि हर में गुणनखंड बनते हों। अंश के गुणनखंड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हर के गुणनखंड पे ही फोकस करते हैं। और हर के गुणनखंड के बाद आपको ये चीज़ देखनी है कि ये बीजीय फलन होना चाहिए, x वाला होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये त्रिकोणमिति हो या कोई अन्य फलन हो तो आप इसे बदल दो। तो क्या है आंशिक भिन्न, ये तो हमें इससे ये पता चला कि कब कहाँ हम इसे कैसे लगाएंगे। अब इनके कुछ रूल्स हैं। रूल्स में पॉइंट नंबर ए में लिखा है, अंश में चर की घात, चर मतलब x की घात हर में x की घात से कम होनी चाहिए। कुछ फलन ऐसे होते हैं जो x में होते हैं, जिनमें अंश में x की घात, जैसे फॉर एग्जांपल अंश में x क्यूब है और हर में x स्क्वायर है, तो अंश में घात ज़्यादा होगी, हर में घात कम होगी। साधारणतः हमें अंश में इस भिन्न के द्वारा समाकलन करने हेतु अंश की घात हर की घात से कम होनी चाहिए। यदि अंश में चर की घात हर में चर की घात के समान हो या अधिक हो तो अंश में हर का भाग करें और इस प्रकार प्राप्त भिन्न को लिखें, भागफल प्लस शेष बटा में भाजक या हर। तो क्या होता है आंशिक भिन्न में, नॉर्मली आंशिक भिन्न में समाकलन करने से पहले हमें अंश और हर दोनों की घातों को देखना होता है। मैक्सिमम क्या होना चाहिए कि अंश में चर की घात कम होनी चाहिए, पर कई बार क्या होता है कि अंश में चर की घात ज़्यादा है तो अंश में हर का भाग कर सकते हो। इस भाग से आप बच सकते हो सिर्फ एक कंडीशन में। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें अंश में अचर आपका ABC के रूप में है, हर में अचर आपका अल्फा बीटा गामा के रूप में है और घातें ऊपर नीचे समान है। तो ऐसी कंडीशन में हम ना तो गुणा कर सकते हैं ना भाग कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप भाग करने से बच सकते हो। तो ये जो भाग करने से बचने की जो टेक्निक है, कब हम भाग करने से बच सकते हैं, वो इसमें एक शॉर्टकट मेथड लिखा गया है। उस शॉर्टकट टेक्निक में आप उसमें सीख सकते हो। तो अब तक आपने क्या देखा, आंशिक भिन्न का प्रयोग कहाँ होगा, यदि हर के गुणनखंड बने, और किन फलनों में होगा, सिर्फ बीजीय फलनों में होगा। अगर फलन आपका चेंज है तो आपको त्रिकोणमितीय चरघातांकी फलन से इसे बीजीय फलन में लाना होगा और इसके लिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा यदि अंश में घात अधिक हो हर की घात से या अंश में घात समान हो हर की घात से, तो आप अंश में हर का भाग करें। भाग करने से एक शर्त पर बचते हो, कब, यदि घातें अंश में और हर में और उन घातों के गुणांक आपस में समान हो तो आप भाग करने से बच सकते हो। इसलिए आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, इनके नियम को अपने दिमाग में फीड करना है, क्योंकि
आंशिक भिन्न में सिर्फ और सिर्फ आपकी पहली लाइन ही मेन होती है। अगर आपने फर्स्ट लाइन ठीक कर ली तो आपका क्वेश्चन ही समझो 90% ठीक हो गया। अगर आपकी फर्स्ट लाइन गलत होती है तो क्वेश्चन गलत दिशा में चला जाता है। तो हम आंशिक भिन्न में कैसे वियोजित करते हैं फलन को? आंशिक भिन्न आपकी जो इंटीग्रल है और dx है उसके अंदर वाली संख्या बनती है, यानी कि इंटीग्रल को छोड़ दो और dx को छोड़ दो, इसके बीच जो भी आपका फलन होगा उसके ऊपर आप आंशिक भिन्न का प्रयोग करोगे। तो आंशिक भिन्न वियोजित करने के कुछ नियम हैं। जैसे फर्स्ट नियम आपका है टाइप नंबर 1 में, जब हर में बिना पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड हों। रैखिक गुणनखंड का मतलब होता है कि जिनकी घात 1 है, तो उसमें आपकी टाइप ऊपर कुछ भी हो, ऊपर सिर्फ घात ही देखी जाती है, क्योंकि यहाँ घात ऊपर 1 है, नीचे x इंटू एक्स घात 2 होगी x की, और कोई भी गुणनखंड आपका रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरह के फलनों को लिखते हैं a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर। इसका लिखने का तरीका है, कैपिटल A और कैपिटल B यहाँ अचर होते हैं, क्योंकि ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी हमेशा। इंटीग्रल का और dx पीछे छूट जाएंगे, आंशिक भिन्न बनाते टाइम इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। उसके बाद इसका स्टेप नंबर 2, जब हर में पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड हो, तो कैसे लिखना है हमने इसे? अब पुनरावृत्ति का मतलब है कि एक गुणनखंड आपका 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए या 4 बार आ जाए, तो हम उसे कैसे लिखते हैं? तो उसे लिखने का तरीका ये है कि आपकी संख्या इस क्रम में लिखी जा रही है। ये फॉर एग्जाम्पल मान रहे हैं हम x प्लस ए अपॉन में x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो ये फैक्टर आपका 1 बार है, लीनियर है, इसकी घात 1 है x की, ये भी लीनियर है क्योंकि x प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये गुणनखंड आपका 2 बार आ गया। इससे हमें क्या पता चला कि रिपीट हुआ, 2 बार आया, पुनरावृत्ति हुई इसकी। तो इसे हम लिखेंगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर यहाँ से जो होगा, प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर जो रिपीट हो रहा है, और प्लस c अपॉन इस फैक्टर का होल स्क्वायर। अगर यहाँ 3 होता है, सपोज करो यहाँ 3 है, तो हम यहाँ d अपॉन में x प्लस सी का होल क्यूब लिख सकते हैं। अगर मान लो पावर यहाँ 4 होती तो प्लस e अपॉन में x प्लस सी की पावर 4 हो जाता। तो ये आपकी पहली लाइन होती है। जब कभी भी हम आंशिक भिन्न बनाएंगे, किसी भी फलन को आंशिक भिन्न में वियोजित करेंगे, तो हमें सबसे पहले ये लाइन लिखनी होती है, और ये लाइन लिखने से पहले अंश और हर की घातें देखनी होती हैं, क्योंकि अगर घात ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है तो कुछ बच्चे फटाफट ये बना देते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखना है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में, जब हर में पुनरावृत्ति बिना पुनरावृत्ति के द्विघात गुणनखंड हो, द्विघात का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाए, तो इसकी टाइप है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए। क्योंकि इसमें फैक्टर द्विघात है, द्विघात का मतलब 2, जब 2 आएंगे तो इसमें आपको 2 अचर एक साथ लेने हैं। तो इन्हें लिखने का तरीका है ए एक्स प्लस बी अपॉन में फर्स्ट फैक्टर यहाँ से जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस में क्योंकि 2 कांस्टेंट आपके आगे तो b के बाद अगला कांस्टेंट c लेना है अपॉन में x प्लस ए। ये आपका रूल है। इसके बाद आता है जब हर में पुनरावृत्ति के द्विघात गुणनखंड हो, मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक फैक्टर वो रिपीट हो रहा, इसकी टाइप बनती है पी एक्स प्लस क्यू। पी एक्स प्लस क्यू का मतलब ये कि p और q ये अचर हैं, इनमें अंश में 1 भी हो सकता है और अंश में क्यूब भी आ सकता है, पावर 4 भी हो सकती है, अंश में संख्या कोई भी हो सकती है। हमें ये जो गुणा वाली टर्म है ये बताती है आंशिक भिन्न को। तो टाइप बनी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। क्योंकि ये द्विघात है, 2 बार आ गई, इसलिए हम इसे कैसे लिखेंगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर। अगर वो फैक्टर जिसकी पावर 1 है तो उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, वो फैक्टर जिसकी पावर 2 है उसके साथ 2 कांस्टेंट लिखेंगे, क्योंकि पहला कांस्टेंट a, फिर b आएगा, फिर c आएगा, फिर d आएगा, फिर e आएगा, कांस्टेंट ऐसे चलते हैं आपके। एक आपका आ गया बी एक्स प्लस सी अपॉन में ये वाला फैक्टर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
क्योंकि ये 2 बार आया तो इसे लिखा जाएगा प्लस अगला कांस्टेंट डी एक्स प्लस ई अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। इन सब में ए बी सी डी ई जितने भी होंगे ये अचर है जिन्हें हम ज्ञात करने के लिए तुलनात्मक और गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन में ये दोनों विधियां लगाई जा सकती हैं। अब देखें, यहाँ ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश हर में घात देखते हैं। अगर अंश की घात कम है तो आंशिक भिन्न बनाएंगे। आंशिक भिन्न बनाने के लिए आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं और इन 4 स्टेप फॉलो करने के बाद 4 में से कोई एक लगता है, चारों एक क्वेश्चन में कभी नहीं लगेंगे, तो ये आपने चेक करना है। उसके बाद जब आंशिक भिन्न बन गई, हमेशा कोई भी क्वेश्चन करो आप आंशिक भिन्न से लघुत्तम समावर्तक लोगे, तो ये आपका यहाँ लिखा गया है। इससे प्रश्न को हल करने की विधि, गुणनखंड विधि के बारे में नहीं बताया गया, गुणनखंड विधि के बारे में हमने नीचे नोट में लिख रखा है। तो प्रश्न हल करने की क्या विधि है आपके पास, क्रिया विधि। सर्वप्रथम दिए हुए समतुल्य को, जो भी आपको उसने इंटीग्रल दे रखा हो, देखते हुए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 की सहायता से आपने लिखना है। बता दी गई आपको ये बात। इसमें इंटीग्रल और डी एक्स को नहीं लेते हैं। किसमें, आंशिक भिन्न जब बनती है तो इंटीग्रल डी एक्स आपका छूट जाता है, क्योंकि आंशिक भिन्न का ये रूल है। आंशिक भिन्न जब भी बनती है इंटीग्रल डी एक्स के अंदर वाली संख्या पे ही बनेगी। स्टेप नंबर 2 में लिख रखा है, उसके बाद आपने एलसीएम लेना है। इसका मतलब क्या हुआ इंपॉर्टेंट है इसमें, फर्स्ट लाइन जो आप इन 4 स्टेप की सहायता से लेते हो, फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट होगी। सेकंड लाइन सब में सेम होगी, एलसीएम लोगे। एलसीएम के बाद आपने अचरों का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए आप एक क्वेश्चन में अपनी दोनों विधियां प्रयोग कर सकते हो। तुलनात्मक विधि आपने देखी है, एलसीएम लो, उसके बाद दोनों पक्षों की तुलना करो। एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लिया, एक्स का ले लिया, अचर ले लिया, या क्यूब का ले लिया, या पावर 4 का ले लिया। जैसा भी क्वेश्चन आपका बन रहा हो उसके अनुसार गुणांकों को लेकर अचरों के मान निकालने हैं और वे मान वापस जिस समीकरण से हम चले तो उसमें रखने हैं और रखने के बाद समाकलन करना है। अब ये जो गुणनखंड विधि है, देखिए इसमें क्या है, नोट में लिखा है गुणनखंड विधि में हर में जो गुणनखंड होंगे उनमें से एक एक करके उस गुणनखंड को उठाओ, इक्वल टू 0 रखो और फिर x की कीमत निकाल लो और उस x की कीमत को एलसीएम वाले समीकरण में रख दो। इससे क्या होगा कि आपका अचरों का मान आसानी से निकल जाता है। अचरों का मान वापस रख दो और रखने के बाद समाकलन करो। अब इसमें शॉर्टकट मेथड लिख रखा है एक। अब देखिए ये जो शॉर्टकट मेथड है, कई बार क्या होता है, कब, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस शॉर्टकट मेथड का प्रयोग कब करते हैं। हर एक क्वेश्चन में नहीं लगेगा, कुछ ही क्वेश्चन है। जैसे ये है हमारे पास टाइप, इंटीग्रल आपका एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी अपॉन एक्स प्लस एल्फा, एक्स प्लस बीटा और एक्स प्लस गामा के रूप में हो तो, क्योंकि देखो अब इनकी अगर गुणा करते हैं, ऊपर पावर एक्स क्यूब है, नीचे पावर एक्स क्यूब है, ऊपर वाली पावर एक्स क्यूब इसका गुणांक 1, नीचे वाली एक्स क्यूब इसका गुणांक 1, यानी कि दोनों की घातें और गुणांक दोनों एक समान। तो ऐसे उसमें हम इसमें लिख सकते हैं 1 प्लस ए अपॉन एक्स प्लस एल्फा, फर्स्ट फैक्टर हो गया, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स प्लस गामा। अगर इसमें आपको गुणा नहीं करनी पड़ी, ना तो भाग करना पड़ा, जो स्टेप हमने स्टार्टिंग में लिखा था। लेकिन अगर ये घातें और गुणांक समान नहीं होते हैं, जैसे ऊपर घात 4 हो जाती, नीचे 3 होती, तो सिर्फ और सिर्फ हमें भाग करना था, इसके अलावा और कोई विधि नहीं थी। तो नोट में लिख रखा है इस विधि का प्रयोग कैसे होता है। इस विधि का प्रयोग करने के लिए यदि हम ना तो गुणा कर सकते हो और ना ही फलनों को भाग कर सकते हो तो इस विधि का प्रयोग करें। और इस विधि के प्रयोग में अंश और हर में घातें समान और गुणांक समान हो तब आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हो। तो ये था आपका आंशिक भिन्न का रूल। इसके अलावा एक चीज़ आपने और ध्यान देनी है, वो आपकी ये, यदि अंश और हर में चर की घातें सम हो तो आंशिक भिन्न बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटीग्रल इस तरह का है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का समाकलन। अब देखो नियमों के अनुसार हमारा नियम क्या कहता है, सबसे पहले घात देखी जाती है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की 4 हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की 4 हो गया, यानी कि पहले इनकी गुणा होगी
इसकी गुणा होगी, इसमें फिर इसका भाग करेंगे, तो ये प्रक्रिया काफ़ी बड़ी बन जाती है, इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे इसमें आपको ये जो टेक्निक बताई गई है, इस विधि का प्रयोग करें। इस विधि के प्रयोग के लिए क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर को टी मानना है, और यहाँ लिख रखा स्पष्ट अवकलन ना करें। ये बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने तुम्हें बताए हैं समाकलन में, जब कभी भी प्रतिस्थापन होता है अवकलन जरूर होगा, सिर्फ इस कंडीशन में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम आंशिक भिन्न बना रहे हैं, और आंशिक भिन्न में ये इंटीग्रल और ये dx आपका हट जाता है, इसलिए यहाँ अवकलन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसका रूल बना, एक्स को टी माने, अवकलन ना करें, आंशिक भिन्न बनाएं। आंशिक भिन्न बनने के बाद अचरों का मान निकालें। मान निकालने के लिए विधियां आपकी गुणनखंड या तुलनात्मक, जिस विधि से भी आपने निकालना है, क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे तो विधियां आपको अपने आप आ जाएंगी। उसके बाद टी को एक्स के रखें और फिर एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो ये था आपका आंशिक भिन्न के नियम। ये बात आपने ध्यान रखनी है, सभी रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स कब हम इस मेथड को यूज में लेंगे, तो इसका यूज लिख रहा है, वी यूज दिस मेथड इफ फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर बन रहे हैं तो आप इस मेथड को यूज में ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, तो इसके फैक्टर बन रहे हैं, या x प्लस 3 डिनोमिनेटर में इंटू एक्स प्लस 7 है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो आपने यहाँ इस मेथड को लगाना है, क्योंकि देखो जब भी कभी आप क्वेश्चन करोगे स्टार्ट, when we start a question, firstly we select a proper method for solving the questions. If our method is wrong, question will be wrong. तो ये बात आप ध्यान रखें। क्या रूल है इनके? नॉर्मली पावर ऑफ वेरिएबल्स इन न्यूमिनेटर इज लेस देन द पावर ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। क्या होना चाहिए? न्यूमिनेटर में पावर कम होनी चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए ऐसा, बट ये कंपल्सरी नहीं है, कई बार पावर ज़्यादा भी होती है। तो उसके लिए लिखा है इफ पावर्स आर इक्वल और मोर देन डिवाइड न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर एंड द फ्रैक्शन इज रिटन एज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइडेंड्स। तो ये बात आप ध्यान रखें, अगर आपकी पावर ऊपर ज़्यादा है नीचे पावर कम है तो इनको न्यूमिनेटर वाले पार्ट को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। उसके बाद नेक्स्ट है टू रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अगर आपने क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है तो क्या करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो फैक्टर चेक करो, फैक्टर बन गए रिजॉल्व कर दो। इसके लिए पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्योंकि ऊपर पावर इस x की पावर 1 है, नीचे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि ऊपर पावर कम होगी और नीचे पावर 2 हो गई। तो आप डायरेक्टली इसे लिखोगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, जो भी आपका बनता हो क्वेश्चन में, x प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। किसी भी फ्रैक्शन के जब आपके फैक्टर बनेंगे तो उसमें ये कोई रूल नहीं है कि हमने पहले ये फैक्टर आगे लिखना है या दूसरा फैक्टर आगे लिखना है, कोई भी फैक्टर आगे पीछे हो सकता है। ध्यान देना ये बात। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगेगी? फैक्टर हूँ। किन में लगेगी? एल्जेब्रिक फंक्शन में लगेगी। फंक्शन अगर आपका एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसे चेंज करो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड आपका व्हेन फैक्टर्स आर रिपीटेड लीनियर, लीनियर फैक्टर आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें टाइप आपकी बन रही है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बी, क्योंकि ये फैक्टर आपका 2 बार आ गया। लीनियर मीन्स होता है एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, तो इसे हम लिखते हैं ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है, अगर यहाँ क्यूब होता है तो सी अपॉन एक्स प्लस ए का क्यूब बनता और प्लस में ये नेक्स्ट फैक्टर आता है, क्योंकि हमने स्क्वायर लिख रखा है। तो ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी, ये आपने लिखना है।
पॉइंट नंबर सी, व्हेन फैक्टर्स आर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक, आपके जो फैक्टर हैं रिपीट ना हो और वो क्वाड्रेटिक हो, तो इन्हें कैसे लिखेंगे, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, which are equal to a upon x plus a plus, because this is a quadratic, quadratic means 2, तो हमने so we have to use two constant bx plus c upon में ax square plus bx plus c। उसके बाद पॉइंट नंबर डी, when factors are repeated quadratic, आपके फैक्टर क्वाड्रेटिक हो और वो क्वाड्रेटिक फैक्टर आपका रिपीट हो रहा हो, तो उसे कैसे लिखा जाता है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में x प्लस ए इंटू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर, विच आर इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में क्वाड्रेटिक फैक्टर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस डी एक्स प्लस ई अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर। हियर ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स विच आर फाइंड बाय इक्वेटिंग और फैक्टराइज मेथड। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, देखो जब कभी भी हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले तो ये पता लगाना है कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब ऊपर भी एक्स हो नीचे भी एक्स हो और नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर हो। जब ये फैक्टर आपके हैं, मेथड आपने प्रॉपर सेलेक्ट कर लिया, ये मेथड सेलेक्ट करने के बाद ऊपर और नीचे पावर चेक करो, पावर्स ऑफ न्यूमिनेटर एंड पावर ऑफ डिनोमिनेटर ये चेक करें। उसके बाद रिजॉल्व करने के मेथड जो आपने पॉइंट ए बी सी डी में लिखे हैं, तो फर्स्ट लाइन आपकी अगर ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका ठीक माना जाएगा, मतलब ठीक दिशा में चलेगा। रिजॉल्व करो पार्शियल फ्रैक्शन में, उसके बाद एलसीएम लो, तो इनका वर्किंग लिख रखा है। फर्स्टली रिजॉल्व द गिवन क्वेश्चन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन बाय स्टेप ए बी सी डी, देन टेक एलसीएम, find the value of a b c d e, these are called constants by suitable method। by suitable method means हमारे पास दो ही मेथड है, फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइज, सेकंड मेथड इज इक्वेटिंग मेथड्स। इक्वेटिंग मेथड में दोनों साइड इक्वेट करनी होती है, दोनों साइड मतलब एलएचएस और आरएचएस के कोफिशिएंट को लिया जाता है जिन्हें हम इक्वेट करते हैं। और फैक्टराइज मेथड में जो आपके फैक्टर हैं उनकी वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड पुट दैट वैल्यू इन एलसीएम इक्वेशंस। जब हमारे पास ये कांस्टेंट फाइंड हो जाएंगे तो इन कांस्टेंट को वापस हम पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन में रख देते हैं और उसके बाद हमने इसमें इंटीग्रेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट मेथड। इस शॉर्टकट मेथड में if integrals are present in this type x plus a, x plus b, x plus c upon x plus alpha into x plus beta into x plus gamma, then for making partial fraction we resolve it। भाई अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर पावर क्यूब बनती है, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं पावर क्यूब बनती है। अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमिनेटर इज डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, बट क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में मल्टीप्लिकेशंस और डिवाइडेशन इज नॉट ए इजी जॉब, इट इज ए टफ प्रोसेस, सो वी रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन इन दिस वे। कैसे लिखना है आपने, इंटीग्रल और डी एक्स को रिमूव करो और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स प्लस एल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस गामा आर इक्वल टू 1 प्लस ए अपॉन एक्स प्लस एल्फा प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स प्लस गामा। दिस टेक्निक is applied only if powers of variables and their coefficients in numerator and denominators are equal, then we apply this technique। सेकंड है इसमें, ये भी शॉर्टकट टेक्निक का एक हिस्सा है। इफ इंटीग्रल्स आर लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देन फॉर मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी रिजॉल्व इट।
पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डू नॉट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिर्फ एक यही कंडीशन है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में जहाँ हम डेरिवेटिव नहीं करते हैं, बाकी पूरे इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव होगा। कब होगा? व्हेन वी सब्स्टिट्यूट्स वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें इसलिए नहीं हो रहा है कि बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शंस बिकम्स टर्म्स बिटवीन इंटीग्रल एंड डीएक्स, क्योंकि ना तो इसमें इंटीग्रल का रोल है ना इसमें डीएक्स का रोल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर वाले टर्म का रोल होता है। सो वी नो नीड टू डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रिजॉल्व गिवन क्वेश्चन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, उसके बाद आपने कांस्टेंट फाइंड करने हैं एंड पुट कांस्टेंट इन पार्शियल फ्रैक्शन इक्वेशंस। जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन इक्वेशन बनाई है उसमें पुट करो कांस्टेंट को, जो पहले वैल्यू आपने फाइंड करी है, एंड पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो वैल्यू फाइंड करने के जस्ट बाद आपने इंटीग्रल नहीं करना है। कुछ बच्चे इंटीग्रेशन कर देते हैं, लेकिन वो इंटीग्रेशन क्योंकि वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं कांस्टेंट की, इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर से टी में चलेगी और हमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इसलिए टी को एक्स स्क्वायर रखें एंड देन इंटीग्रेट बाय सुटेबल मेथड। तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन या आपने कोई और टाइप आपने पढ़ी हो, बहुत सारी टाइप लिखी गई हैं, इन सबके रूल, सबके मेथड एक जगह नोट करें, उन्हें लिखें, उन्हें बार बार पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें, तब जाके ये आपकी समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें ताकि हम उस गलती को सुधारें। वीडियो को आपस में शेयर करें, जिन बच्चों के पास नहीं पहुंच रही, कुछ बच्चे ऐसे हैं मान लो जो हमारे साथ नहीं जुड़े और वो पढ़ना चाह रहे हैं, तो लिंक उन तक पहुंचाओ ताकि वो बच्चे भी इन्हें पढ़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी बने वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।